हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं और इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट की थी हमारे एक सब्सक्राइबर आशा वर्मा ने। सो फ्रेंड्स, चलिए आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीज़ आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। जैसे हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है एंड जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसका नेम है आरबीआई। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1 अप्रैल 1935 को। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? हिल्टन यंग कमीशन ने। आगे देखो, इसकी जो टोटल कैपिटल थी जब ये इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे थी 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ रुपीज़ थी और ये डिवाइडेड थी इनटू द 100 ओके शेयर्स। कितने शेयर्स में डिवाइडेड थी? इन द शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये का एक शेयर था और 5 करोड़ डिवाइडेड थी इसमें इनकी मनी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व बैंक वाज नेशनलाइज इन 1949। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? 1949 में। और नेशनलाइज होने का क्या मतलब है कि अब ये नेशनल के पास चला गया, यानी कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बन गया। पहले ही नहीं था। ठीक है, पहले जो आरबीआई था वो आपकी इसके कमीशन के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1949 में जो भी सारा का सारा जो शेयर्स थे इसके इंडिविजुअल्स के पास थे तो वो गवर्नमेंट ने परचेज़ कर लिए थे। और सारे शेयर्स जब कोई पर्सन परचेज़ कर लेता है, मतलब जहाँ पे इस केस में गवर्नमेंट ने किया है, तो वो उस चीज़ का ओनर बन जाता है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो ओनर बन गई थी। ठीक है, आरबीआई की। और तब कितने के परचेज़ किए थे उन्होंने? 118 के, बट इनिशियली वो 100 रुपीज़ के थे। ऑल राइट। सो ये था कुछ आरबीआई के बारे में कि ये कब नेशनलाइज हुआ और ये कहाँ इसकी कैपिटल कितनी थी। सो अब हम स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई पर। दे आर द 3 टाइप ऑफ फंक्शन: ट्रेडिशनल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। 3 हमारे यहाँ पे इसके फंक्शन है एंड ये आगे भी सब डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन की, तो देखिए ट्रेडिशनल फंक्शन जो आते हैं वो आगे 3 मेन पार्ट में डिवाइड होते हैं: सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जनरल बैंकिंग फंक्शन एंड प्रोहिबिटरी फंक्शन। ओके, फिर आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। कुछ डेवलप करने से रिलेटेड आरबीआई जो भी काम करता है वो आगे बहुत सारे हैं, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका आपके पास सेपरेटली भी क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेटरी फंक्शन के ऊपर इस नाम से आ सकता है, किसी और नेम से, लाइक द क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। ये क्रेडिट कंट्रोल भी आपका एक चैप्टर है, उसके मेजर्स होते हैं कि जो आरबीआई है क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करती है। उसके 2 मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आप इसको यहाँ अगर आप स्टडी करेंगे आपको उस क्वेश्चन की हेल्प में भी इक्वल सेम ही है ये दोनों। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन के बारे में। Friends, actually my एंड फ्रेंड्स, आई एम सिक टुडे, आपको वॉइस में कुछ मॉड्यूलेशन या चेंजेस लग सकते हैं, बट इट्स मी। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से। ट्रेडिशनल आपका फंक्शन का सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। देखो, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन यानी कि आरबीआई बेसिकली आप क्या सोचते हो क्या काम करता होगा, जो कि सबको ही पता है, जनरल सा एक फंक्शन है कि उसका एक फंक्शन होता है, हिंदी में हम कहते हैं नोट छापने का, है ना। तो इसका ये बेसिकली जो वाला फंक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, इशू ऑफ पेपर करेंसी। पेपर करेंसी को इशू करना। जितनी भी पेपर करेंसी है इसे कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। और पहले की ये जैसे कि 10 रुपीज़, 5, 20, 50, 100, 500, 1000 ये जो नोट्स है इशू किए जाते थे। ऑफकोर्स नाउ इट्स 2000। इसके अकॉर्डिंग जो भी सारे पेपर करेंसी को इशू करने का काम होता है ये आपका सेंट्रल बैंक का होता है। दूसरा, क्रेडिट को रेगुलेट करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का होता है। आरबीआई की आपको पता होगा कुछ मीटिंग्स होती हैं, एनुअल भी होती है, क्वार्टरली भी होती है। उसमें वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कितने आपकी मनी की ज़रूरत है, हमें रेट क्या रखनी चाहिए। तो यानी कि एक तरीके से वो क्रेडिट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। रेगुलेशन को क्रेडिट को रेगुलेट करने के आगे 2 मेथड होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यहाँ पे जो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं ये इसके अंदर सब पार्ट होते हैं, जैसे सीआरआर में चेंज करना, एसएलआर में चेंज करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे जो होते हैं क्रेडिट को रेगुलेट करने के मेथड होते हैं। आगे देखिए और क्या काम होता है सेंट्रल बैंक का।
जो मेन फंक्शन होता है बैंकर ऑफ बैंक्स, देखिए हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ठीक है। और जो सारे बैंक्स होते हैं वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं, वो आरबीआई के पास रखते हैं। सो हमारे लिए अगर बैंक मतलब डिपॉजिट लेते हैं हमसे, इसी तरीके से बैंकर ऑफ बैंक, ठीक है, बैंकर्स जो भी ये सारे बैंक हैं, इनका बैंक कौन है, वो आरबीआई होता है। आरबीआई है उनके सारे जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो उनकी हेल्प करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अपना पैसा कहाँ रखती है, आरबीआई में ही रखती है। ऑफकोर्स जो भी गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, उसके रिजर्व्स होते हैं, वो सारा उसे आरबीआई में स्टोर करके रखती है। सो ये जो है वो उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल बैंक के मेन वाले फंक्शन है ना, करेंसी को इशू करना, क्रेडिट को रेगुलेट करना, सारे बैंकों का पैसा अपने पास रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रखना, तो ये सारे फंक्शन जो है वो आरबीआई के हैं। नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को भी कौन रेगुलेट करता है, वो करते हैं आपका फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है आरबीआई। यानी कि कितना आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कितना उसमें जो है इक्विलिब्रियम नहीं बना पा रहा है, कितना सरप्लस है या डेफिसिट है, ये सारा का सारा जो भी वर्क है वो हमारा करता है आपका आरबीआई। नेक्स्ट देखिए, सो ये जो से सारे फंक्शंस कौन से थे, ये हमने पढ़े ट्रेडिशनल फंक्शन के सेंट्रल बैंकिंग। अब हम पढ़ते हैं कुछ जनरल, जो कि जनरल बैंक के फंक्शन होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ऑफकोर्स आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब होता है लोगों का पैसा जमा करना। सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी करता है। नेक्स्ट टू डील इन बिल्स, बिल्स को डील करता है, मतलब कि रीडिस्काउंट या डिस्काउंट की फैसिलिटी भी देता है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लेते हैं ट्रेड बिल्स का, सो ये वाले ट्रेजरी बिल्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर सपोज़ बहुत सारे बैंक्स, किसी बैंक के पास ये वाले बिल्स हैं काफ़ी सारे, बट उसे उसका जो टाइम है मेच्योरिटी का वो नहीं आया। ऑफकोर्स ये आपने ट्रेजरी बिल जो है वो अपने मनी मार्केट में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके सब्जेक्ट में आता है ये। सो अगर किसी बैंक को नीड है बट उसके बिल्स हैं बट बिल की मैच्योरिटी का टाइम नहीं आया, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई है वो उसे अपने बिल्स ले लेगा और उसे जो है वो पैसे दे देगा, उसे डिस्काउंट करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लैंडिंग ऑफ मनी। ये मनी ऑफ कोर्स एज अ लोन भी देता है। कितने सारे बैंक्स को जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम नॉर्मल बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के, बट जब बैंकों को नीड होती है तो वो कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। नेक्स्ट देखिए टू डील इन एग्रीकल्चर बिल्स। एग्रीकल्चर बिल्स में भी डील करने के लिए इन्हें नीड होती हैं। और कुछ जनरल बैंकिंग के फंक्शन देखिए, टेकिंग ऑफ लोन टू डील इन कॉस्टली मेटल्स। रिजर्व बैंक जो है वो मेटल्स को सेल परचेज, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इनको वो सेल परचेज भी करता है। ये कुछ जनरल है। अदर कंट्रीज़ के साथ भी सारी बैंक की डीलिंग कौन करता है। अब देखो हम कहते हैं कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे डॉलर्स जो फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे देश में आनी चाहिए, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो यूरो है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉरेन करेंसी लानी चाहिए। सो ये सारा काम जो है वो कौन करता है, वो आरबीआई ही करता है। यानी कि किसके पास आता है वो पेमेंट, ऑफ कोर्स वो आरबीआई के पास आता है। सो ये है ना ऊपर टू डील इन फॉरेन सिक्योरिटीज़। फॉरेन सिक्योरिटी के डीलिंग का काम भी किसका होता है, आरबीआई का होता है। सो ये थे आपके ट्रेडिशनल फंक्शन। ट्रेडिशनल के अंदर हमने पहला पार्ट करा सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन का, हमने सेकंड पढ़ा जनरल बैंकिंग फंक्शन का। अब हम थर्ड पढ़ेंगे इसके प्रोहिबिटरी का। देखो प्रोहिबिटरी का मतलब है कुछ चीज़ें जो प्रोहिबिट हैं, जो वो नहीं करता है एक्चुअली, स्टिल इट्स इज फंक्शन। तो क्या क्या है, कुछ बहुत सारे हैं। देखिए ये जो बैंक है ये ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ कंट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। ये प्रोहिबिटरी फंक्शन की बात हम करें, जो कि और सारे बैंक करते हैं बट आरबीआई उसमें नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए बैंक जो है वो अपने खुद के शेयर्स या किसी और कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता। आरबीआई ये काम नहीं कर सकता अपने खुद के शेयर्स को परचेज़ करने का या फिर किसी और कंपनी या किसी और बैंक के शेयर्स को परचेज़ करने का। नेक्स्ट देखिए ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन इसको देता है और कहता है कि मुझे लोन दे दो, तो वो ऐसा नहीं करेगा। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल है उसके में लोन नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये पे नहीं कर सकता। जो भी किसी ने अगर इसके पास डिपॉजिट रखवाया है सो ये उस पर इंटरेस्ट नहीं देगा। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक से अपना पैसा कहाँ रखते हैं, आरबीआई में रखते हैं, बट इन बैंक जो है वो उन्हें
नहीं देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट, जबकि हमें दूसरे बैंक देते हैं। द बैंक कैन नॉट गिव्स लोन विदाउट सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के ये आरबीआई जो है वो लोन नहीं देगा। सो ये सारे जो है वो प्रोहिबिटरी फंक्शंस हैं। ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं, बहुत ईजी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इसके कुछ डेवलपमेंटल फंक्शन की। डेवलपमेंट का मतलब देखो, जो आपकी कहीं ना कहीं डेवलप करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ये देखिए सेकंड हमारे ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला एग्रीकल्चर को फाइनेंस देखते हैं। देखो अगर एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करेंगे, है ना। ऑफकोर्स उससे क्या होगा, हमारा डेवलप होगी एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया ही ऐसे देश है जिसके लिए इसने एक बैंक भी बनाया है, नाबार्ड। सो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर में डील करता है। नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्री को फाइनेंस देता है। कोई भी फर्स्ट पर्सन है, अगर वो इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना, मतलब उसको अपनी इंडस्ट्री लगानी है या अपनी फैक्ट्री खोलनी है, कुछ भी उसे करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए भी वो लोन देता है। यानी कि एक तरीके से डेवलप ही हो रहा है। इसके लिए से बहुत सारे बैंक बनाए हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए फिनेंस देने का काम करते हैं। IDBI, SFI, SIDBI, IFCI, ICI, बहुत सारे बैंक हैं। तो इंडस्ट्री को फाइनेंस देता है, एग्रीकल्चर को फाइनेंस देता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, आरबीआई जो है क्रेडिट भी देता है, और कमर्शियल बैंक को भी हेल्प करता है वो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट के रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए वीकर सेक्शन को क्रेडिट देता है। वीकर सेक्शन का मतलब जिन प्योरिटी, जो भी वीकर सेक्शन है उन्हें अगर चाहिए, कोई भी बैंक है सपोज़, उसके पास अगर मनी कुछ उसके अंदर फ्लक्चुएशंस रहते हैं, उन्हें चाहिए, वो वीकर सेक्शन में आ जाता है, तो उसे जो भी रेट चल रही है लोन की, उससे वो कम इंटरेस्ट रेट पर उस वीकर सेक्शन को लोन देता है। ठीक है। बिल मार्केट स्कीम, ये डेवलप करता है, आपको पता ही है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम पे पूरा कंट्रोल कौन रखता है, वो रखता है आपका आरबीआई। ठीक है, कि क्या रेट चलेगी, किस अकॉर्डिंग सारे काम होंगे, कब होंगे, जो चाहे वो किसी भी सेक्टर के बैंक भी से रिलेटेड हो, वो सारा जो भी डिसीजन है वो आरबीआई लेता है। ओके। सो ये थे आपके प्रमोशन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, जो आपको पता नेम से हमें पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में आगे दो पार्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में कौन सा आता है, बैंक रेट, ये वाले है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है मेथड से। देखो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR एंड SLR, बहुत ईजी है ये वाले। अगर आप इन सब चीज़ों के आपको मीनिंग पता है, सो इनको आपका प्रेजेंटेबल, देखो प्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस वाला मेथड अगर आप ये वाला जो आपका क्वेश्चन अगर सेपरेटली पे आपके एग्जाम में आता है, सो आप इसमें एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा करके आ सकते हैं विद द यूज़ ऑफ डायग्राम, और मैं डायग्राम भी आपको इसमें दिखाऊंगी। नेक्स्ट देखिए सबसे पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वो रेट होती है जिसके, देखिए किसी भी बैंक के पास कोई सिक्योरिटी है रखी है, और उसे वो जो है डिस्काउंट कराना चाहता है आरबीआई से। तो जिस रेट पर वो उसे रीडिस्काउंट करके देता है, सपोज एग्जांपल 100 रुपीज़ का, कोई 100 रुपीज़ की कोई भी सिक्योरिटी रखी है किसी बैंक के पास, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो जाएगा आरबीआई के पास और उसे कहेगा आप मेरे पास ये मेरी सिक्योरिटी रख लो एंड मुझे वापस से क्या दे दो, आप मनी दे दो। तो सपोज़ उसने मनी उसको 80 रुपीज़ दी, ठीक है, वो सिक्योरिटी 100 की रख के मनी जो है उसे वो 80 रुपीज़ दिया। तो यानी कि बाकी की जो रेट क्या चल रही है, ठीक है, बाकी का जो डिफरेंस है ये इसकी रेट के अकॉर्डिंग है कि उसकी रेट है 20%, इसलिए 20% कट के आपको वो वाली जो मनी है वो मिलेगी। ठीक है, ये होती है आपकी बैंक रेट, रीडिस्काउंट करने की रेट, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी की, जो आरबीआई देता है अदर बैंक्स को। अब देखो अगर आप बैंक हो, कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर है, हाँ देखो मैं एग्जांपल देखिए इसका कि कैसे वर्क करता है। ये सेंट्रल बैंक है, ये अगर क्रेडिट को डिक्रीज़ करना चाहता है कंट्री में, अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्रेडिट हो गया है तो उसे वो कम करना चाहता है कि अब जो है लोगों को उधार जो क्रेडिट है वो कम से कम दे हम, उसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वो कम करना चाहता है उसके लिए उसने बैंक रेट बढ़ा दी। ठीक है, बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। अब देखो जैसे मैंने कहा था 100 के बदले उन्हें 80 रुपये मिल रहे हैं, तो बैंक आ गए, बैंकों के पास आगे 80 रुपीज़ आ गए, तो वो 80 रुपीज़ को कुछ अपने पास रखेंगे सपोज़, और उसके सॉरी, और उसके बाद वो बाकी का जो यूज़ करेंगे लोगों को लोन देने में। बट सपोज़ करो बैंक रेट वहीं से 40 हो गई, 40% हो गई, तो यानी कि अगर कोई भी 100 रुपीज़ जो है सिक्योरिटी देता है,
सो ठीक है, अब उसे कितने मिलेंगे, अब उसे 60 मिलेंगे। सो अब बैंक को तो बैंक के पास तो सिर्फ 60 बचे लोगों को लोन देने के लिए, और अगर उन्होंने और बढ़ा दी तो और कम बचेंगे। सो अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों को क्रेडिट कम से कम मिले तो वो बैंक रेट बढ़ा देगा। ठीक है, बैंक रेट बढ़ाने के बाद क्या होगा, अब जो नॉर्मल बैंक है उनके पास पैसा कम बचेगा लोगों को देने के लिए एज अ क्रेडिट। सो उनके लिए क्रेडिट एक्सपेंसिव बन जाएगा। सो कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अब अपनी रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि वो सेम रेट पे इंटरेस्ट लोन थोड़ी देंगे। सो वो क्या कर देंगे, वो भी जो है अपनी रेट बढ़ा देंगे, और जो मार्केट में जो क्रेडिट मिलना है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर हैं वो बैंक से अब मनी जो है वो कम से कम बोरो करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। सो कोई लेगा ही नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी वही लेगा। इस तरीके से देखो मनी सप्लाई को कैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए एक मेथड है डायरेक्ट। पहले आप इस चीज़ को बैंक रेट का मीनिंग बताइए, फिर आप इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करके आइए, एंड आप इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्रेडिट को कम करने का काम है, बट अगर वो क्रेडिट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। सो दैन हम उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी करके आ सकते हैं। सो ये था बैंक रेट पॉलिसी कैसे काम करती है। नेक्स्ट देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सिंपल है, सेल या परचेज़ करना सिक्योरिटीज़ का सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में जो भी करता है। इसका ऑपरेशन देखिए, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। अगर सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, मार्केट सिक्योरिटीज़ जो है ना वो सेल करना स्टार्ट कर देगा। आरबीआई के पास सपोज़ कुछ सामान रखा है, ठीक है, वो लोगों को सेल करना शुरू कर रहा है, तो सामान वो लोगों को देगा और जो पैसा है वो लोगों से अपने पास ले लेगा, है ना। तो पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। लोगों के हाथ में क्या है, सिर्फ सामान। और वो कब तक होगा, कब तक लोगों के पास वो रहेगा, जब तक आरबीआई उसे वापस परचेज नहीं करता। सो इट बिगिंस टू सेल सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। तो वो सेल करना स्टार्ट कर देगा। सो इससे जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो परचेज़ करेंगे सिक्योरिटीज़, जो कि अब आप कहोगे लोग तो कहाँ परचेज़ करते हैं, तो दूसरे बैंक्स तो करते हैं, कितने सारे अदर बैंक है जो कि करते हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई की जो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं। सो ऑफकोर्स उनके पास अगर पैसा कम हो जाएगा तो लोगों को कहाँ से देंगे। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, लोग परचेज़ करेंगे, कमर्शियल बैंक जो है वो परचेज़ करेंगे उसकी सिक्योरिटीज़ को, तो सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी बैंकों के पास, लेकिन जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा। सो मनी बिगिन टू फ्लो इनटू द सेंट्रल बैंक। तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक बिगिन टू फॉल। जो कैश रिजर्व है मतलब जो पैसा है कमर्शियल बैंक के पास वो बचेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, डस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट रिएक्शन। तो इससे वो क्रेडिट देना कम कर देंगे, और डाउन द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और इससे इनकम भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, जीपीएल भी कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 स्टेप एक्स्ट्रा हैं जिससे इसके आगे का इफेक्ट भी दिखाया गया है। सो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो नेक्स्ट है चेंज इन कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, सीआर को क्या होती क्या है रेट। बैंकों के पास जितना भी बैंकों मतलब बैंक्स के पास जितना भी पैसा है उन्हें उसका कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखना होता है। दिस इज़ मैंडेटरी नॉट एन ऑप्शन, रखना ही होता है। सो अब वो बात आती है कि कितना रखना होगा। सो अपने डिपॉजिट का कुछ एक स्पेसिफिक परसेंट उन्हें रखना होता है आरबीआई के पास। तो जो वो रेट होती है ना कि इतना परसेंट रखना है, वो आपकी सीआरआर होती है। ठीक है, सिंपल सीआरआर का मीनिंग लिखा। अगर आप चाहते हो इसे कॉन्ट्रैक्ट करना, और यहाँ पे देखो मैंने एक्सपेंशन का भी बता रखा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। क्या होगा, अगर सेंट्रल बैंक है वो चाहता है कि क्रेडिट कम हो जाए, ठीक है, आपकी सोसाइटी में, इकोनॉमी में, सो वो क्या करेगा, जो सीआरआर है वो उसको बढ़ा देगा। सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा, देखो किसी भी बैंक के पास अगर सपोज़ करो 1000 रुपीज़ जमा हुआ है और आपकी सीआरआर रेट चल रही है 10%, तो यानी कि उसको 90 रुपीज़ वो अपने पास रखेगा। 10 रुपये उसे कहाँ कराने हैं, आरबीआई के पास कराने हैं। बट अगर उसने आरबीआई ने मतलब रेट बढ़ा दी, अब वो कह रहा है कि इसे 30% कर दूँ, तो मतलब कि 30 उसे आरबीआई के पास कराने होंगे, 70 उसके पास, पहले उसके पास 90 बच रहे थे, अब उसके पास 70 बचेंगे, तो लोगों को अब वो लोन के लिए 70 दे पाएगा। ठीक है, पहले 90 दे पा रहा था, तो उससे क्या हो जाएगा, लोग उसके पास खुद के पास पैसा कम है, सो ऑफकोर्स इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है।
सो ऑफकोर्स ये भी बात है कि वैसे तो नहीं है कि 70 उसके बाद बचेंगे 70 दे देगा, अपने लिए भी वो कुछ रखेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद भी बहुत कम बचेगा लोगों को प्रोवाइड करने के लिए फॉर द क्रेडिट। सो क्रेडिट क्रिएट कम होगा, इसलिए ये मेज़र है क्रेडिट को रेगुलेट करने का। सो द क्रेडिट बैलेंस है बैंक के पास वो कम हो जाएगा। सो और इसी वजह से बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन करना है तो सेंट्रल बैंक उसे बढ़ा देगा, मतलब कि आपकी जो CRR रेट है उसे वो कम कर देगा। इससे लोग आपके जो बैंक कमर्शियल बैंक हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होगा प्रोवाइड करने के लिए। सो इसलिए लोगों के पास भी पावर हो जाएगी, आपकी उसको इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। सो इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को क्रिएट करेंगे। सो अगर इन शॉर्ट आप कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं मनी सप्लाई में तो CRR को इंक्रीज़ कर दो, अगर आप एक्सपेंशन चाहते हैं तो CRR को डिक्रीज़ कर दो। सो देखिए एक प्रेजेंट करने का मेथड है, आप पहले CRR का मीनिंग बताइए, देन दोनों मेथड को आप उसे एक्सप्लेन कर लिए अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है। फिर आप उसके बाद डायग्राम बना कर आइए, देन आप इन शॉर्ट कंक्लूज़न भी देकर आइए। सो इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो है मतलब काफ़ी एक राइट इम्प्रेसिव वे होगा आपकी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का। नेक्स्ट देखिए SLR में चेंज करना, SLR भी सेम होता है। SLR को आपको मीनिंग बताना है कि कुछ बैंक के पास जितना भी उनका पैसा है कुछ पार्ट उन्हें उसका लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, सारा का सारा ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड में चेंज कर देंगे, कुछ लिक्विड पार्ट में उन्हें रखना होता है। तो अब कितना रखना होता है वो स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जिसे कि आप SLR कहते हैं, ठीक है। आप ऑफकोर्स पता ही होगा, ये हम 11th-12th में ही पढ़ लेते हैं CRR एंड SLR के बारे में। सो अगर SLR RBI है वो क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, SLR को इंक्रीज़ कर देगा। बैंकों के अब बैंक को ज़्यादा अपना पैसा लिक्विड में रखना पड़ रहा है, क्रेडिट वो कम देगी तो उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो चेंज इन SLR, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एंड ये इसका अपोजिट एक्सपेंशन है एंड देन ये कंक्लूजन। सो ये थे आपके क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रेगुलेट क्रेडिट, या कह सकते हैं कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ RBI, दोनों में आपका यूज़ होगा। कुछ आ जाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसके अंदर सिंपल सा ही है। क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन। मार्जिन का क्या मतलब होता है, ओके अगेन एग्जांपल, आपने बैंक के पास कोई भी सिक्योरिटी रखाई 100 रुपीज़ की, सपोज घर रखवाया, ठीक है, और घर की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज़ की है, तो क्या बैंक आपको 100 रुपीज़ का ही लोन दे देगा अगर आपके घर की वैल्यू 100 की है? नहीं, बैंक आपको लोन कितना देगा, जितने की आप सिक्योरिटी रखवाते हैं मतलब उससे कम की आपको लोन देगा। सपोज़ कर लीजिए वो 80 रुपीज़ बनी देगा आपको 70 रुपीज़ से, जब आप 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी रखवाएंगे। सो ये होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन, ठीक है। इस पे भी वो रेगुलेट करके क्या कर सकता है, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन, मैक्सिमम लिमिट वो कर देगा कि कोई भी बैंक है उस पर कोई लिमिट मत लगाओ। जो कमर्शियल बैंक्स हैं जितना भी चाहें वो लोन दे सकते हैं, किसी पर्सन को कितना भी दे सकते हैं। बट अगर RBI ने सपोज करो उसके ऊपर अब लिमिट लगा दी कि आपको इससे ज़्यादा लोन देना ही नहीं है इतने टाइम पीरियड में, सो क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है रेगुलेट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और ये सारा काम कौन कर रहा है, ये RBI कर रहा है, उसे रेगुलेट कर रहा है, तभी ये RBI का रेगुलेटरी फंक्शन है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, सॉरी फॉर माय वॉइस फ्रेंड्स अगेन। नेक्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, कोटा सिस्टम की यहाँ बात की गई है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एक टेक्निक है क्रेडिट को कंट्रोल करने की। इसके अंदर क्या कर देता है कि एक बैंक ना कोटा फिक्स कर देता है, ये 1960 में आई थी, वैसे मेंबर बैंक के साथ कर देता है। सो इसके अंदर क्या था, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना उसके लिए कोटा का मतलब है लिमिट सेट कर देगी, इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा RBI से। बट इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उसे और इंटरेस्ट, उस पर जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाई इंटरेस्ट मतलब उसे देना पड़ेगा। सो ये होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये थे आपके क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, कमेंट करना। स्टे ट्यून। एंड अब आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा लर्न विद गुन एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।